रिया अपने दोस्त मंजू और शालिनी के साथ गोवा ट्रिप पर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। वो तीनों रिया के घर पर बैठकर बातें कर रहे थे। मुझे तो अब भी यकीन ही नहीं हो रहा है दोस्तों, आखिरकार हमारे परिवार वाले मान ही गए हमें गोवा ट्रिप पर भेजने के लिए। सच में मंजू, मुझे तो ये सब सपने की तरह लगता है। हम लोग ना जाने कब से इस ट्रिप की प्लानिंग कर रहे थे और आखिरकार आज ये सच हो ही गई। अरे पर रिया और मंजू, ये कोई सपना नहीं है, हम तीनों सच में गोवा जा रहे हैं, वो भी अकेले। ये हमारी पहली ट्रिप होगी साथ में, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। हम बीच पर घूमेंगे, बढ़िया बढ़िया खाना खाएंगे। और ये देखो मेरे हाथ में क्या है। क्या? ये क्या है? ये तो तेरा मोबाइल है। अरे ये मोबाइल तो है, लेकिन देखो ना इसमें क्या खुला हुआ है। इसमें मैंने एक बहुत ही मजेदार चीज खोज निकाली है रिया, क्योंकि हमें गोवा में रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा। हम रात को इस डरावने बीच पर जाएंगे। ये सुनकर रिया और मंजू एक्साइटेड हो जाती हैं और शालिनी के हाथ से फोन छीन लेती हैं और पढ़ने लगती हैं। ओह, ये बीच तो हमारे होटल के ठीक सामने है शालिनी। ये तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? तो क्या इसी के लिए तुमने खुद से अपनी पसंद का होटल बुक किया था? जी हाँ, सही समझा आपने। मैंने ये ट्रिप बहुत अच्छे से प्लान की है। आसपास रहने वाले लोगों का मानना है कि ये बीच गोवा के सबसे डरावने बीचों में से एक है और यहाँ पर एक चुड़ैल और उसके प्रेमी भूत का साया है। उन दोनों ने इस बीच पर ही सुसाइड करके अपनी जान दी थी। वाह वाह, क्या कहानी है। अब मैं समझी शालिनी कि तूने हमें इतना अच्छा होटल इतने कम दामों में कैसे दिलवा दिया, वो भी गोवा में। उसके सामने ये बीच वाली जगह भूतिया जो ठहरी, कोई वहां क्यों जाएगा? हाँ वो बात तो है मंजू। वैसे फिर ये तय है ना कि हम तीनों रात में इस बीच पर घूमने जाएंगे? हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो एकदम तैयार हूँ। अरे हम रोज रोज थोड़ी ही गोवा जाएंगे। और मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी एकदम रेडी हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर अपने अपने घर जाकर पैकिंग शुरू कर दो, क्योंकि अगले हफ्ते हम लोग जा रहे हैं गोवा। तीनों दोस्त खुशी खुशी पैकिंग शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते वो दिन भी आ जाता है जब उन्हें गोवा जाने के लिए निकलना था। तीनों ट्रेन में बैठ जाती हैं और निकल जाती हैं गोवा घूमने के लिए। ये उनके लिए 3 दिन की ट्रिप थी। 2 दिन सब सहेलियां खूब घूमती हैं और फोटो खिंचाती हैं। पर जब आखिरी रात को तीनों होटल में आराम कर रही होती हैं, तभी कुछ अजीब होता है। शालिनी अचानक से जोर से चिल्लाती है। शालिनी को चिल्लाते हुए सुनकर मंजू और रिया चौंक जाती हैं। अरे क्या हो गया शालिनी, अचानक से चिल्लाई क्यों? कोई भूत देख लिया क्या? कितनी अच्छी नींद आई थी मुझे, सब खराब कर दी तुमने। आज हमारी आखिरी रात है गोवा में। कल सुबह हमें वापस घर जाने के लिए ट्रेन में बैठना है और हम सबसे जरूरी चीज करना तो भूल ही गए। क्या? पर वो क्या शालिनी? अरे उस भूतिया बीच पर घूमने जाना। जल्दी से उठो तुम दोनों, हमें वहां जाना ही होगा। क्या इस समय? जरा घड़ी में देख शालिनी, 11 बज रहे हैं, ये सेफ नहीं है यार। मंजू तुझे नहीं जाना तो मत जा, पर ये घर वालों जैसी बातें तो मत कर कम से कम। शालिनी सही कह रही है मंजू, चलो आज हमारी गोवा में आखिरी रात है, हमें वहां जाना चाहिए, मजा आएगा। रिया और शालिनी जल्दी से कमरे से निकल जाती हैं और मंजू भी अपनी जैकेट पहनने के लिए खिड़की के पास जाती है। तभी उसकी नजर सामने बीच पर पड़ती है। मंजू के ठीक सामने एक लड़का और लड़की खड़े थे जो कि मंजू को ही देख रहे थे। अरे ये क्या? मुझे तो लगा था बीच खाली होगा, पर वहां तो लोग हैं। तभी पीछे से शालिनी की आवाज आती है। मंजू जल्दी आ, वरना हम दोनों चले जाएंगे। हाँ हाँ, अब बस अभी आई। तीनों सहेलियां बीच पर पहुंच जाती हैं। वहां पर काफी अंधेरा था और सिर्फ चांद की ही हल्की हल्की रोशनी पानी पर पड़ रही थी। अरे ये क्या? होटल की खिड़की से तो मुझे यहाँ पर 2 लोग, एक लड़का और लड़की दिखे थे, पर अब तो यहाँ कोई भी नहीं है। शायद चले गए होंगे। क्या तूने एक लड़का और लड़की को देखा? फिर तो वो दोनों वही प्रेमी भूत और चुड़ैल होंगे। अब तो उन्होंने तुझे देख लिया है। लोगों का मानना है कि जिसे भी वो दोनों देख ले, वो इस बीच से वापस घर नहीं जा पाता है मंजू। ये सुनकर मंजू डर जाती है और शालिनी और रिया से वापस होटल चलने के लिए कहने लगती है। तीनों वहीं बीच पर बैठ जाती हैं और नजारे का मजा लेने लगती हैं। पर तभी अचानक से समुद्र की लहरें तेज हो जाती हैं और अचानक से कहीं से तेज गाने बजाने की आवाजें आने लगती हैं। अरे ये गाना कहाँ बज रहा है? हाँ सच में, यहाँ बीच तो पूरा खाली है, फिर ये गाना, कहीं वो दोनों भूत बैंड बाजा लेकर मंजू को लेने तो नहीं आ रहे? ये सुनकर रिया भी हंसने लगती है, पर मंजू को गुस्सा आ जाता है। बस बहुत हो गया, तुम दोनों को जितनी देर यहाँ बैठना हो बैठो, पर मैं तो जा रही हूँ वापस होटल। तुम लोगों का जब मन करे वापस आ जाना, मुझे अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना है। मंजू इतना बोलकर गुस्से में अकेले ही होटल की तरफ। अरे मंजू रुक जा मंजू, हम तो मजाक कर रहे थे, अरे वापस आ जाओ।
कोई बात नहीं रिया, जाने दो उसे। वो तो वैसे भी यहाँ से बस भागने के बहाने ढूंढ रही थी, क्योंकि एक नंबर की डरपोक जो है वो। अब तुम और मैं यहाँ की शांति को एंजॉय करेंगे, बाद में उसे पछतावा होगा कि वो यहाँ क्यों नहीं रुकी। मंजू वापस होटल चली जाती है और शालिनी और रिया वहीं बीच पर बैठी रहती हैं। जैसे ही मंजू अकेले अपने होटल के कमरे में पहुंचती है, वो सभी लाइट्स ऑफ करके सोने की कोशिश करने लगती है, पर तभी उसे महसूस होता है कि किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खोला है। मंजू देखती है कि कमरे के अंदर 2 लोग खड़े थे। वो अंधेरे में ही बिना उन पर ज्यादा ध्यान दिए बोलती है, तो आ गए ना तुम लोग मेरे पीछे पीछे। अकेले डर जो लग रहा होगा वहां पर उन भूतों से। अरे ये क्या, तुम दोनों तो भूत और चुड़ैल हो। बचाओ बचाओ, शालिनी, रिया, कोई मुझे बचाओ। पर मंजू कुछ कर पाती उससे पहले ही भूत और चुड़ैल दोनों एक साथ मंजू के शरीर में घुस जाते हैं, जिसके बाद मंजू के 2 सर निकल आते हैं, एक उस भूत का और एक चुड़ैल का। इसके बाद वो भयानक भूत और चुड़ैल होटल से निकलकर सीधा बीच की तरफ चल देते हैं, जहां पर शालिनी और रिया बैठे थे। उधर उन दोनों को इसकी भनक भी नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है। शालिनी चल, अब बहुत हो गया, यहाँ तो हमें कोई भूत चुड़ैल नहीं दिखा, चल हम वापस मंजू के पास होटल चलते हैं। हाँ तू ठीक कह रही है रिया, चल चले। जैसे ही रिया और शालिनी उठती हैं और वापस जाने के लिए मुड़ती हैं, सामने उस 2 सर वाले भयानक भूत को देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। ये क्या चीज है शालिनी? इसके तो 2 सर है, एक भूत का और एक चुड़ैल का। मुझे नहीं पता रिया कि ये क्या बला है। शालिनी और रिया 2 सर वाले भूत को देखकर इतना ज्यादा डर गए थे कि ना तो उनकी चीख निकल रही थी और ना ही वो वहां से भाग रहे थे। तभी वो भूत का सर था, वो उन दोनों से बोलता है, अरे अरे, तुम दोनों तो यहाँ खास हमसे ही मिलने आई थी ना, फिर अब इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? हाँ, क्या हुआ? तुम्हें हमसे मिलकर खुशी नहीं हुई क्या? हमारी दोस्त मंजू, वो कहाँ है? तुम्हारे सामने ही तो खड़ी है। क्या? तुमने उसके साथ क्या किया? क्या वो मर गई? अभी तक तो नहीं, पर हाँ, जल्द ही तुम्हें मार कर खाने के बाद हम उसे भी मार देंगे, चिंता मत करो। ये बोलकर वो भयंकर 2 सर वाला भूत शालिनी और रिया को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो दोनों बीच के किनारे की तरफ भागने लगती हैं। रिया, अब हम लोग क्या करें? कैसे बचे इस अजीबोगरीब 2 सर वाले भूत और चुड़ैल से? और तो और मुझे लगता है कि ये दोनों भूत और चुड़ैल मंजू के शरीर में घुसे हुए हैं। तभी उस भूत ने ऐसा कहा कि मंजू हमारे सामने ही खड़ी है। पता नहीं शालिनी, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अभी के लिए तो बस भागो, हम उसके हाथ नहीं आ सकते। भयंकर भूत भी तेजी से रिया और शालिनी का पीछा कर रहा था, पर तभी चुड़ैल मंजू के शरीर से बाहर आ जाती है और खड़ी हो जाती है, और 2 सर वाला भूत एक ही सर का हो जाता है, जो कि सिर्फ भूत ही था। मैं तो अब थक गई, अब तुम जाओ और जाकर उन दोनों को पकड़ कर लाओ, फिर हम दोनों साथ में बीच के किनारे डिनर करेंगे। अरे मेरी प्यारी चुड़ैल, ठीक है, जैसा तुम कहो, जा। वो दोनों बातों में लग गए हैं, और वो देखो, वो चुड़ैल मंजू के शरीर से भी निकल आई है। पर हम क्या करें शालिनी? किनारे पर दौड़ते दौड़ते अचानक से रिया का पैर रेत में दबी किसी चीज से टकरा जाता है और वो गिर जाती है। हे भगवान, ये क्या था? शालिनी रिया को उठाने लगती है, पर तभी उसका ध्यान रेत पर जाता है। वहां और कुछ नहीं बल्कि किसी आदमी के कंकाल की टांग थी। हे भगवान, ये तो कंकाल है। क्या? कहीं ये उस भूत का तो नहीं? रिया और शालिनी जल्दी से रेत खोद कर देखने लगते हैं और उन्हें एक लड़की और लड़के का कंकाल मिल जाता है। शालिनी, ये जरूर इन दोनों के ही कंकाल हैं, क्योंकि इस भूतिया बीच पर और कोई भी नहीं आता। मेरे पास लाइटर है, इससे पहले वो भूत यहाँ आए हम इन कंकाल को जला देते हैं। हाँ रिया, पर जल्दी कर, वो देख, वो इधर ही आ रहा है। रुक जाओ तुम दोनों, अब बस तुम्हें हमारा डिनर बनना है। इतने में रिया अपनी जेब से लाइटर निकालती है और दोनों कंकालों पर आग लगा देती है, जिससे सिर्फ कंकाल ही नहीं, साथ साथ चुड़ैल और भूत भी जलने लगते हैं। पर भूत जलने से पहले मंजू के शरीर से बाहर आ जाता है और फिर तड़प तड़प कर चुड़ैल के साथ ही गायब हो जाता है। ये क्या हो रहा है? शालिनी, रिया, होटल रूम में मैंने उन भूत और चुड़ैल को अपनी आंखों से देखा। जल्दी से इस भूतिया बीच से चलो। शालिनी, रिया मंजू को गले लगा लेती हैं और फिर तीनों वापस अपने होटल चली जाती हैं। इसके बाद वो तीनों कसम खाती हैं कि आइंदा कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें कोई भी भूत या चुड़ैल शामिल हो। एक बार की बात है, एक गांव में एक चुड़ैल का साया था।
चुड़ैल की वजह से पूरे गांव में दहशत का माहौल था। किसी भी गांव वाले को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस चुड़ैल का क्या करें। एक दिन गांव वाले बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। क्या बताएं चंपक भैया, ना जाने किसकी नजर लग गई है। अपने गांव को रोज कोई न कोई हादसा हो जाता है। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में चुड़ैल यहाँ आई। सही कह रहे हो रमेश भाई। अब तो इस गांव में रहने का ही दिल नहीं करता। हर समय जान का खतरा बना रहता है। तभी वहाँ पंकज नाम का गांव वाला आता है। उसके हाथ में एक पोटली होती है। पोटली देखकर चंपक पंकज से पूछता है, अरे पंकज भाई, कहाँ से आ रहे हो और तुम्हारे हाथ में पोटली कैसी? कहीं गांव छोड़ के तो नहीं जा रहे हो? क्या मजाक कर रहे हो चंपक भैया? गांव छोड़कर जाएं मेरे दुश्मन? अरे मैं तो गांव के लिए सुरक्षा कवर लेने गया था। पंकज की बात सुनकर गांव वाले सोच में पड़ जाते हैं। अब पंकज भाई, हम सब लोग आपकी तरह अंग्रेजी तो जानत नहीं है। कृपा करके बताओ क्या लाए हो सुरक्षा के लिए? पंकज सब गांव वालों को गांव के बाहर ले जाता है और गांव आने वाले रास्ते पर पोटली से भभूत निकालकर छिड़क देता है। गांव वाले ये सब बड़ी हैरानी से देख रहे होते हैं। अरे भैया, तुम तो कौनो कवच कह रहे थे, ये सब का है? अरे भाई, यही तो है अपना सुरक्षा कवच। अब वो चुड़ैल इसके अंदर नहीं आ सकेगी, चाहे जो कुछ भी कर ले। हाँ। फिर गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। उधर रात में चुड़ैल गांव के अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन चाहकर भी अंदर नहीं जा पाती। ये सब देखकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलती है, ये गांव वाले कुछ ज्यादा ही होशियार बन रहे हैं, इनकी होशियारी निकालनी पड़ेगी। अगले कुछ दिनों तक कुछ नहीं होता। गांव वाले सोचते हैं कि उन्हें चुड़ैल से छुटकारा मिल गया, लेकिन एक रात आसमान में जोर से बिजली कड़कती है। गांव वाले बिजली की आवाज सुनकर डर जाते हैं। तभी रमेश अपनी पत्नी रमा से कहता है, भगवान, लगता है बड़े जोरों की बारिश आने वाली है। बाहर जानवर भीग जाएंगे, उन्हें उनके अस्तबल में बांध आता हूँ। लेकिन जैसे ही रमेश घर से बाहर निकलता है, उसे अपने चारों तरफ नोट दिखाई देने लगते हैं। रमेश नोट देखकर जोर से चिल्लाने लगता है, नोटों की बारिश। इतने नोटों की बारिश। लगता है भगवान हम लोगों पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। इतने नोट, इतने। रमेश का चिल्लाना सुनकर पंकज और उसकी पत्नी तुलसी भी उठ जाते हैं। तुलसी पंकज से बोलती है, अरे पंकज उठो, रमेश भैया नोट चिल्ला रहे हैं, जरा देखो तो क्या बात है। अरे तुम भी तुलसी, कहाँ रमेश भैया की बात सुन रही हो? नशा कर रखा होगा, तभी बहकी बातें कर रहे हैं। सो जाओ, कल सुबह देखेंगे। ऐसा कहकर पंकज और तुलसी फिर से सो जाते हैं। उधर पंकज का चिल्लाना सुनकर कुछ गांव वाले बाहर आ जाते हैं और चारों तरफ नोट देखकर खुश हो जाते हैं। अरे क्या बात है रमेश, आज तो गांव पर नोटों की बारिश हो रही है। भैया लूट लो जितना मिले। ऐसा कहकर रमेश, चंपक और बाकी गांव वाले सड़क पर पड़े नोट उठाने लगते हैं। जल्दी ही वो सड़क पर पड़े सारे नोट उठा लेते हैं। तभी रमेश की नजर गांव से बाहर पड़े नोटों की तरफ पड़ती है। ये मूर्ख गांव वाले गांव के अंदर पड़े नोटों को ही उठा रहे हैं। असली माल तो गांव के बाहर पड़ा है। इससे पहले किसी को पता चले, मैं जल्दी से जाकर सारे पैसे लूट लेता हूँ। रमेश लालचवश गांव से बाहर निकल जाता है और नोट उठाने लगता है। जल्दी ही वो काफी सारे नोट उठा लेता है, लेकिन तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। क्यों गांव वाले, नोट उठा लिए या और बारिश करूं नोटों की? चुड़ैल को देखकर रमेश समझ जाता है कि ये सब चुड़ैल का किया धरा है। चुड़ैल जी मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। तुम अपने नोट वापस रख लो, मुझसे गलती हो गई। ये नोट तो आप ही रखो, मुझे तो आपकी जान चाहिए, जान। ऐसा कहकर चुड़ैल रमेश को मारकर उसका शरीर लेकर वहाँ से गायब हो जाती है।
अगले दिन रमेश की पत्नी रमा घर के बाहर खड़े होकर रोने और चिल्लाने लगती है। अरे ना जाने कहाँ चले गए ये, नोट लूटते लूटते गायब ही हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए, कोई ढूंढो रे, कोई ढूंढो। तभी वहाँ चंपू नाम का एक गांव वाला आता है। अरे रमा दीदी, आप भी फालतू में चिंता कर रही हो। अरे नया नया पैसा लूटा है रमेश भैया ने, आए कहीं मजे ले रहे होंगे। आप रो मत, हम आए ना यहाँ पर। चंपू की बात सुनकर रमा को गुस्सा आता है और वो चंपू को पकड़कर बोलती है, रुक करम चले, तुझे बताती हूँ अभी। एक तो मेरा पति लापता है, ऊपर से तुझे मजाक सूझ रहा है। रमा चंपू को पीटने लगती है। अरे 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 मर गया रे। अरे भाभी छोड़ो मुझे, मैं तो मजाक कर रहा था। हाय माफ कर दो मुझे। तभी वहाँ तुलसी और पंकज आ जाते हैं। रमा रोते रोते सारी बात पंकज को बताती है। रमा की बात सुनकर पंकज बोलता है, नोटों की बारिश? लेकिन नोटों की बारिश कैसे हो सकती है? मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लगती है। तभी वहाँ खड़ा गांव वाला कल्लू गुस्से में बोलता है, पंकज भैया, आपको तो हर बात में गड़बड़ ही लगती है। गांव वालों के साथ कुछ अच्छा हो जाए बस है। अरे हरे हरे नोट बरसे थे, मैंने खुद लूटे थे। मैं तो कहता हूँ रोज ऐसी बारिश होनी चाहिए। गांव वालों को गुस्से में आता देख पंकज वहाँ से चला जाता है। उधर उसी रात गांव वाले लालच के कारण सो नहीं पाते और घर के अंदर लेटे लेटे बारिश होने का इंतजार करने लगते हैं। आज एक बार फिर नोटों की बारिश हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। मैं तो अंबानी के बराबर का रईस बन जाऊंगा एक दिन में ही। तभी बादलों के कड़कने की आवाज आती है। आवाज सुनते ही गांव वाले बाहर की तरफ भागते हैं। बाहर आते ही गांव वालों को आसमान से नोटों की बारिश दिखती है। गांव वाले बिना सोचे समझे नोट लूटने लगते हैं। आजकल तो भगवान जी मेरी हर बात सुन रहे हैं। लगता है वो चाहते हैं कि मैं अंबानी बनूं। उधर गांव वाले नोट लूट रहे होते हैं। इधर कल्लू और नोटों के लालच में गांव से बाहर निकल जाता है और जैसे जैसे वो गांव से दूर जाता है उसे और नोट मिलते रहते हैं। कल्लू नोट उठाते उठाते थक जाता है और एक जगह बैठ जाता है। अरे बाप रे, मैं तो थक गया नोट उठाते उठाते। रुक जाऊं, आराम कर लूं, फिर उठाता हूँ नोटों को। लेकिन जैसे ही कल्लू बैठता है वहाँ चुड़ैल आ जाती है। क्यों कल्लू, इतनी जल्दी थक गया? अंबानी कैसे बनेगा? अभी तो कितने नोट लूटने हैं। कल्लू चुड़ैल को देखकर बोलता है, ओह, तो ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुम गांव के अंदर नहीं आ पा रही हो तो पैसों के लालच में गांव वालों को बाहर बुला रही हो। अरे वाह, तुझे तो बहुत जल्दी अकल आ गई। लेकिन अफसोस, ये सब बताने के लिए तू जिंदा नहीं बचेगा। ऐसा कहकर चुड़ैल कल्लू को भी मार डालती है और उसकी लाश को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर ऐसा कई दिनों तक होता रहता है। रोज रात को नोटों की बारिश होती और कोई न कोई गांव वाला गांव से गायब हो जाता। ये सब देखकर पंकज अपनी पत्नी तुलसी से बोलता है, तुलसी, ये हो न हो चुड़ैल का किया धरा है, लेकिन ये बेचारे गांव वाले पैसों के लालच में कुछ सुनना ही नहीं चाहते। लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं जब कोई कुछ सुनना ही नहीं चाहता। लेकिन हम ऐसे अपने गांव वालों को मरने के लिए भी तो नहीं छोड़ सकते, चाहे कुछ भी हो। फिर पंकज तुलसी को अपनी योजना बताता है। उसी रात गांव में फिर से नोटों की बारिश शुरू हो जाती है। पंकज और तुलसी भी नोट उठाने लगते हैं और उठाते उठाते गांव के बाहर चले जाते हैं। जैसे ही वो दोनों गांव से कुछ दूरी पर पहुंचते हैं, चुड़ैल वहां जाती है। अरे वाह, आज तो आदमी के साथ एक लालची औरत भी आई है। वाह, मजा आ गया। लेकिन चुड़ैल को देखकर पंकज और तुलसी मुस्कुराने लगते हैं। तुम दोनों मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हो? तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तुझसे और डर? चुड़ैल जी, इस गांव से मैंने ही आपको निकाला था और इस दुनिया से भी मैं ही आपको निकालूंगा। तो तू था वो जिसकी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल पंकज की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी तुलसी चुड़ैल के पेट में त्रिशूल मार देती है। त्रिशूल के लगते ही थोड़ी देर में चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है।